हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड कराने जा रही हूँ। वाया क्वेश्चंस होंगे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लेकिन आपको इस वीडियो में इसके मिलेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी। तो वी विल बी सॉल्विंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके दिसंबर के एग्जाम में भी पूछे जाए, बिकॉज वी हैव सीन कॉन्सेप्ट्स गेटिंग रिपीटेड। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो आपके कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी, एक आध क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं जून वाले। आप अगर आप पेपर को देखोगे एंड अगस्त वाले पेपर को देखोगे, सो फ्यू क्वेश्चंस आल्सो वी हैव सीन गेटिंग रिपीटेड। इसलिए प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर तो हमें सॉल्व करना ही है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस ईयर के रिसर्च एप्टीट्यूड के, राइट। तो चलें, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइंटिस्ट अपने पर्सनल बिलीव्स और बायसेस को साइड में रख के वो वर्ल्ड को देखता है एज इट इज। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्टिवली स्टडी करता है। रिसर्च के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देता है ऑब्जेक्टिव होती है नेचर, एंड रिसर्चर अपने बायसेस, अपने बिलीव्स को रिसर्च में नहीं आने देता। इसको हम क्या बोलते हैं? इज इट नोन एज कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, इंडक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म? तो क्विकली हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्राई करें। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉजिटिविज्म, क्योंकि पॉजिटिविज्म कंप्लीटली साइंटिफिक है इन अप्रोच, एंड पॉजिटिविज्म ही कहता है कि हमको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली चीजों को स्टडी करना है, एज इट इज चीजों को देखना है। कोई भी हमारी पर्सनल बिलीव्स, बायसेस रिसर्च में नहीं आएगी। जहां की आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें हम फॉलो करते हैं, एंड दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। यहाँ पार्टिसिपेंट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज की भी जगह होती है पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बोलता है इंडिविजुअल्स के, आप इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, नॉलेज डेवलप करो, नॉलेज कॉन्स्ट्रक्ट करो। और जब आप नॉलेज कॉन्स्ट्रक्ट करते हो तो यू हैव टू गो, यू हैव टू लुक एट द थिंग्स डिटेल में, एंड जहां भी डिटेल की बात आती है वहां पर थोड़ा बहुत बायसेस, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो सब्जेक्टिविटी आती है ना। एंड इंडक्टिव इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ योर क्वालिटेटिव रिसर्च, इसलिए यहां पर भी आपका सब्जेक्टिविटी आएगी, बट यहां क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिविटी। सो देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरप्रिटेटिविज्म कॉन्ट्रास्ट विथ व्हाट? आपकी इंटरप्रिटेटिविज्म पैराडाइम है, ये किस चीज से कॉन्ट्रास्ट होता है, किस पैराडाइम से कॉन्ट्रास्ट होता है? हर्म्यूनेटिक्स, सब्जेक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म या फिनोमिनोलॉजी? तो क्विकली read the question and let me know the correct answer. यस, सो ये कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये बिल्कुल ऑपोजिट है पॉजिटिविज्म के। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो, हर्म्यूनेटिक्स इज आपकी जो भी रिलीजियस, और जो आपकी रिलीजियस बुक्स हैं या मे बी जो आपके रिटन टेक्स्ट हैं, उसको पढ़ना और वहां से मीनिंग निकालना कि क्यों बोला गया था, इसका मीनिंग क्या है। दैट इज व्हाट हर्म्यूनेटिक्स इज। टॉकिंग अबाउट दी सब्जेक्टिविज्म, इसमें सब्जेक्टिव रियलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, एंड आपका फिनोमिनोलॉजी, इसमें हम किसी फिनोमिनन, किसी घटना की स्टडी कर रहे हैं। अब ये तीनों चीजें, हर्म्यूनेटिक्स हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, फिनोमिनोलॉजी हो गया, इसके अंदर हम क्वालिटेटिव अप्रोच मतलब सब्जेक्टिविटी होती है, इसमें हम चीजों को डिस्कवर कर रहे होते हैं, एंड इंटरप्रिटेटिविज्म में भी हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं रियलिटी फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चारों आपके हैं क्वालिटेटिव रिसर्च से एसोसिएटेड। वेयर एज आपका जो पॉजिटिविज्म है, इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट एंड इट इज क्वांटिटेटिव इन अप्रोच। इसका तरीका और बाकी सब का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अगेन, पॉजिटिविज्म, राइट। सो आपकी इंटरप्रिटेटिविज्म मीन्स लोगों के ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू और वहां से मीनिंग निकालना। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिविज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वैलिडिटी के आपके जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं या फैक्टर्स जो वैलिडिटी को इफेक्ट करते हैं, वहां से क्वेश्चन आपका बनाया गया है कि पार्टिसिपेंट्स अगर स्टडी छोड़ के चले जाएं तो आपकी इंटरनल वैलिडिटी को कौन सा थ्रेट होगा ऐसे केस में? इज इट सिलेक्शन, एट्रिशन, हिस्ट्री या टेस्टिंग थ्रेट? पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी, वो स्टडी छोड़ के चले रहे हैं।
ओके यस, इसको हम बोलते हैं एट्रिशन थ्रेट। एट्रिशन थ्रेट, इसको मोर्टालिटी रेट भी बोलते हो, मोर्टालिटी थ्रेट भी बोलते हो आप अपनी रिसर्च के अंदर। एंड बेसिकली मोर्टालिटी एट्रिशन थ्रेट इज कि जब पार्टिसिपेंट स्टडी से ड्रॉप आउट हो, मतलब वो आपकी स्टडी को किसी भी वजह से बीच में छोड़ के चले जाए। नाउ जब हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करते हैं तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर स्टडी करते रहते हैं। नाउ इन पार्टिसिपेंट्स जो हम जिनके ऊपर लॉन्ग टाइम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी वजह से दे ड्रॉप आउट ऑफ योर स्टडी, इट कुड बी कि उनकी प्लेस चेंज हो गई, दे शिफ्ट टू अब्रॉड और मे बी एनी अदर सिटी, वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, अब उन्होंने नंबर चेंज कर दिया एंड दे नेवर कॉन्टैक्टेड यू, आपका फोन उठाना बंद कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है। सो दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ योर स्टडी एंड दैट इज व्हाट एट्रिशन थ्रेट इज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने जब थीसिस सबमिट करी तो उसमें कुछ प्लेजरिज्म पाया गया एंड दैट प्लेजरिज्म वाज लेवल 3। तो अब इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को क्या पेनाल्टी मिलेगी? नाउ लेवल 3 प्लेजरिज्म क्या होता है? 60% से ज्यादा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट को क्या पेनाल्टी इंपोज करी जाएगी? रीड दी ऑप्शंस। ओके हाँ जी, तो अगर इस स्टूडेंट ने कोई भी प्लेजरिज्म कमिट किया है एंड दैट इज ऑफ लेवल 3, मतलब 60% से ज्यादा, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है, अब आपको वापस से सबमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। थीसिस आप 1 साल के बाद सबमिट करोगे। 1 साल के बाद आप कौन से लेवल के अंदर सबमिट करते हो? लेवल 2। 1 साल के बाद और 18 मंथ्स के अंदर अंदर सबमिट करना होता है आपको लेवल 2 प्लेजरिज्म के होने पे। दैट इज अगर आपने 40 to 60% प्लेजरिज्म किया है, देन 1 साल के बाद और 18 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिवाइज थीसिस सबमिट करोगे। थीसिस आप 6 महीने तक सबमिट नहीं कर सकते, ये लिखा है, एंड दूसरा है थीसिस आपको विद इन 6 मंथ सबमिट करनी होगी। तो ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन होता है फॉर लेवल 1 कि 6 महीने के अंदर अंदर अपनी थीसिस को सबमिट करो। दिस इज लेवल 1 प्लेजरिज्म, और ये कब 10 to 40% के केस में कहलाता है। एंड एक होता है हमारा लेवल 0 प्लेजरिज्म, दैट इज 10% के अंदर अंदर अगर आपकी प्लेजरिज्म होता है तो इसके लिए आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं मिलती है, नहीं इंपोज करी जाती है। सो ये आपको लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जरूर से पढ़ के जाना, बिकॉज अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन हमने इस बार अगस्त के एग्जाम में देखे हैं। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्केल्स को आपको एक सही क्रम में, एक सही आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट इवॉल्व्ड। क्विकली लुक एट द ऑप्शंस, कौन सा हमारा सबसे पहले होगा, सबसे इजीएस्ट स्केल एंड देन टू द हाईएस्ट स्केल। ओके, तो सबसे अगर हम सिंपलेस्ट स्केल की बात करें तो इट इज नॉमिनल स्केल, देन इसके बाद आता है ऑर्डिनल, इंटरवल, और सबसे हाईएस्ट स्केल आपकी होती है रेशियो। तो सी आपका लास्ट में आएगा, सी लास्ट में आएगा, मतलब द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट्स इट, है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ये स्केल आपको किसने दी है? द स्केल वाज गिवन बाय एस स्टीवेंस। नाम भी याद रखोगे बिकॉज आपके एग्जाम में नाम भी पूछ लिया जाता है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when mode is ill defined the value can be determined by the formula। तो सिंपल ये है कि जब आपको मोड की वैल्यू नहीं पता है तो किस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा? डिफरेंट फॉर्मूलाज आर गिवन टू यू, एंड एक बार इसको अटेम्प्ट करें, देन आई विल एक्सप्लेन, मैं ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप एग्जाम में इसको याद रख सकते हो। ओके चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको देखने से पहले जो आपका फॉर्मूला होता है, एंड फॉर्मूले से भी पहले सिंबल्स को याद रखते हैं। तो आपके जो सिंबल्स होंगे
लाइक आपका पहला सिंबल होगा मोड के लिए, फिर मीन के लिए भी हम पढ़ते हैं, एंड हम पढ़ते हैं मीडियन के लिए सिंबल। ठीक है, ये तीनों क्या है, सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। तो टॉकिंग अबाउट मोड, मोड का जो सिंबल होता है वो ये होता है। मीन का जो आपका सिंबल होता है वो या तो एक्स बार होगा या आपको ए लिख के मिलेगा, मतलब मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर एक्स बार और ए, एंड मीडियन का सिंबल इज एम। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको आप कैसे याद रखोगे, तो एक नाम होता है जमा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जमा वाला नहीं, एक नाम भी होता है, दैट इज जमा, लड़कों का नाम होता है। तो हम इस तरह से जमा को याद रखेंगे, ZMA। ठीक है, अब ZMA ये क्या हुआ, दिस स्टैंड्स फॉर मोड, है ना। ये M मतलब अभी मैंने आपको बताया मीडियन, A मतलब मैंने आपको बताया मीन, है ना। तो ये हमको सीक्वेंस याद आ गया, इक्वल्स टू, अब यहां 3 लगाओगे -2 लगाओगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन गया Z इज इक्वल्स टू 3M -2 मीन, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो आपने देखना है बीच में माइनस होता है, इधर 3 और 2 होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाता है तो दिस इज व्हाट विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेप्स दिए हैं रिसर्च के, एंड उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज करते हो दैट इज गिवन, सो क्विकली आप इसको देख के मैच करो, एंड हिंदी भी अभी हम इसकी देखेंगे। प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड डेटा एनालिसिस। यस, लेट्स सी द क्वेश्चन इन हिंदी, बस मैच करना है, एलिमिनेट करना है, यू विल गेट द आंसर। ऑल राइट, तो सबसे पहले आप देखो कि हम जब मैच करते हैं, हाइपोथेसिस जैसे हो गई आपकी, तो हाइपोथेसिस का एक कीवर्ड है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर आपके ऑप्शन में, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 हैज टू बी 4, 2 हैज टू बी 4 एंड वी हैव गॉट द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। प्रॉब्लम मतलब एक पिवटल क्वेश्चन को रेस करना, रेजिंग अ पिवटल क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर सेलेक्ट करना। सैम्पलिंग प्रोसीजर से क्या करते हो आप लार्जर सेट मतलब पॉपुलेशन से सैंपल निकालोगे। एंड नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर हम टेबल्स में, ग्राफ्स में अपने डेटा को फर्स्ट अरेंज करते हैं, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, एंड देन वहां से फिर हम क्या निकालते हैं, इंफॉर्मेशन को निकालेंगे, मतलब डेटा के ऊपर अलग अलग हम टेक्निक्स यूज करके डेटा को एनालाइज करेंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट आते हैं, रिसर्चर ने टाइप 1 एरर कमिट कर दिया। अगर टाइप 1 एरर हुआ है तो उसने क्या किया होगा, क्विकली ऑल ऑफ यू। ओके, सो देखो टाइप 1 एरर की अगर हम बात करें तो आपके दो तरह के एरर्स होते हैं, टाइप 1 एंड 2। टाइप 1 एरर में रिसर्चर रिजेक्ट कर देता है किसको, अपनी नल हाइपोथेसिस को जो कि ट्रू हो, जबकि टाइप 2 में वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्योंकि एरर है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी तो गलत ही होगा। किसको एक्सेप्ट कर रहा है, नल को, जो कि क्या हो, फॉल्स हो, बस इसको याद रखोगे। सो ही इज रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हिच इज ट्रू। द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। ओके, नेक्स्ट, मैच द स्केल्स विद द एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत देखा इस बार अगस्त में, आपको स्केल्स और फिर उसके सामने ऑप्शंस दिए थे विच यू हैव टू मैच। तो क्विकली देखें और बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, यस, दो। अब हम इसको कैसे मैच करेंगे,
ऑर्डिनल स्केल मतलब रैंकिंग स्केल होती है, ये हमने याद किया है कि ऑर्डिनल स्केल मतलब रैंकिंग स्केल। तो ऑर्डिनल में रैंक राइट आएगा, तो बी क्या होगा, बी 1 होगा। हमारे पास केबीसी के जैसा 50-50 ऑप्शन हो गया है ना। चलो अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचे ऑप्शन 3। अब यहाँ नॉमिनल स्केल को सबसे पहले पकड़ते हैं। नॉमिनल स्केल आपके पास है वो जहां पर आप सिर्फ नाम देते हो, कोई रैंक नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे नॉमिनल स्केल की तो इट इज योर जेंडर। नॉमिनल के अंदर जेंडर आता है, मेल फीमेल ऐसा हम नहीं कह सकते मेल ज्यादा बेटर होते हैं फीमेल ज्यादा बेटर होती है, बट इट इज जस्ट अ नेम, है ना। सो जेंडर आपका नॉमिनल में आएगा, मतलब A2 होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। टेम्परेचर इज इंटरवल स्केल एंड रेशियो के अंदर हाइट आएगा, राइट। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन दिया है 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 6। वेरिएंस ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएंस कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है। अगेन ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था 2024 में। सो अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 6, मीन दिया है 24, तो वेरिएंस क्या होगा, कोएफिशिएंट वेरिएंस क्या होगा। इफ यू नो द फॉर्मूला लगा लें, आंसर कर लें, एंड मैं टाइम दे रही हूं उनको जिनको पता है, नहीं पता है तो वील डू इट, वील सॉल्व इट। ओके सो देखो, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले वेरिएंस कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेरिएंस कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। सो आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन है 6, मीन की वैल्यू क्या है 24 इंटू 100। 6 1 टाइम्स एंड 6 4 टाइम्स, 4 1 टाइम्स एंड 25 टाइम्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 25%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक। सो दिस इज द फॉर्मूला, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, जहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे रिसर्च के। सीखे या नहीं सीखे मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। एंड इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, जिसका आंसर भी आप मुझे दोगे कमेंट में, राइट। तो मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं आपको दूंगी इस क्वेश्चन का आंसर भी। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम पेपर 1। So stay tuned. Thank you so much.